हेलो चैंपियंस, कैसे हो सभी? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. तीनों का मीनिंग एक ही है. तो एक पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है. चेंज करने का मतलब होता है यहाँ पे रिवर्स वो कर सकता है. यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है. तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो 1D मोशन होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन, या तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या अलोंग जेड एक्सिस, या बहुत से अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन हो, केवल ऐसी टाइप की मोशन. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में यहाँ पे दो पार्ट होते हैं. एक काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स में आता है तुम्हारा 1D मोशन और 2D मोशन, मोशन इन प्लेन 2D मोशन को बोलते हैं. और डायनामिक्स में आते हैं आगे हम एलएलएम, आगे जो भी चैप्टर रहते हैं वो एन डायनामिक्स में आता है. काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो आता है काइनेमेटिक्स में. और जो डायनामिक्स में आता है, वो डायनामिक्स में हम वो पढ़ते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किस वजह से आई है, उसका रीज़न पढ़ते हैं, वो आता है हमारे डायनामिक्स का पार्ट. तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स कवर करेंगे. काइनेमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है वो 1D मोशन है. और 1D मोशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल मोशन. ये सब हम इसी चैप्टर में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो बस इतना ही रहने वाला है. इसके बाद में अपना चैप्टर ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो इस चैप्टर में हम बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे. जो PYQs भी हम इसी चैप्टर के अंदर सोल्व करेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे. जो अच्छी अच्छी बुक्स में क्वेश्चन किए हुए वो भी सोल्व करेंगे. तो सब कुछ सोल्व करेंगे. नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस तीनों लेवल लेके चलेंगे. तो ये आई होप ये जो प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन. तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि कोई पार्टिकल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मोशन में है, तो इसका क्या मतलब है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1D मोशन. तो 1D मोशन का क्या मतलब है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये पढ़ने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे मोशन आया, तो यहाँ पे देखो दो टाइप होते हैं. या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसमें, मोशन में, यस या नो, या हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में. दो ही कंडीशन पॉसिबल है. यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा हूँ. यदि कोई कार रोड के ऊपर खड़ी है तो मैं बोलूँगा कि वो कार है, वो रेस्ट में. ऐसे मैं बोल सकता हूँ इसकी कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है कुल मिला के. जैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ तो वो एक उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, यदि उस पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में. ऐसे ही कोई गाड़ी है, कार है, वो मूव कर रही है, यदि कोई ऑब्जर्वर है उसको देख रहा है उस मोशन में, तो मैं बोल दूंगा कि वो, मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ऑब्जर्वर बोलेगा कि वो मोशन में. तो यहाँ पे कुल मिला के जो ऑब्जर्वर है वही बता रहा है कि कार मोशन में या रेस्ट में है. तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो आई एम एट रेस्ट. लेकिन ध्यान से तुम देखोगे तो यदि अर्थ के बाहर तुम यदि मून पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, अर्थ खुद मूव हो रही है, तो इसका मतलब मैं भी मूव कर रहा हूँगा, कुछ ना कुछ मेरी पोजीशन चेंज हो रही होगी. तो एक ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, हम बता नहीं सकते. तो रेस्ट और जो मोशन दोनों है वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू, पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू, या पर्टिकुलर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होती है. ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आएगी कि रेस्ट और मोशन डिफाइन करना तो एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी. अब वो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जर्वर मैं भी हो सकता हूँ, वो एक कार भी हो सकता है, वो एक जो कोई भी लाइव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसमें कोई भी लाइफ नहीं हो वो भी हो सकता है. रेफरेंस, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है. मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता, वो ऑब्जर्वर ही होता है.
उसी को अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमें एक मेरे लिए रेफरेंस हो गया, इसके थ्रू मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोजीशन में क्या हो रहा है, पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, मोशन, मोशन यदि तुम पढ़ रहे हो तो मोशन का मतलब है कि इफ पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे यदि तुम्हें मोशन और रेस्ट डिफाइन करना है तो तुम्हें पोजीशन देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही। पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में होगा, और यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में होगा। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई, मतलब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया पोजीशन, तो अब हम समझते हैं कि पोजीशन क्या होती है। यहाँ से मेनली चैप्टर का स्टार्टिंग हो गया है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की तुम यदि लोकेशन बताते हो, तुम्हें यदि उसकी लोकेशन बताना तो तुम क्या बता रहे हो, उसकी पोजीशन बता रहे हो। तो अब पोजीशन को डिफाइन कैसे करता है, जैसे मानो ये है x इक्वल टू 0, रेफरेंस है मेरा। तो यदि पार्टिकल एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी ब्लॉक है, वो है x इक्वल टू 2, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसको x डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसकी पोजीशन है, वो है 2 मीटर इन x डायरेक्शन। ये उसकी पोजीशन हो गई। या तुम पोजीशन को ऐसे भी बोल सकते हो, पोजीशन को इन जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम इस पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन को ऐसे भी लिख सकते हो 2ik। ये भी एक पोजीशन लिखने का तरीका, एक वन डायरेक्शन हो गया। लेकिन कोई यदि ऑब्जेक्ट हो वो यदि 2 डायमेंशन में हो, यदि ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन में है तो क्या करोगे, 2 डायमेंशन में तो क्या करोगे, 2 डायमेंशन में कैसे, यदि एक पार्टिकल, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इसका पोजीशन होगा वो ओरिजिन से दिखाना पड़ेगा, पॉइंट O से, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो यदि मेरे को पोजीशन वेक्टर बनाना है तो वो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, हाँ कि ना। यही है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाऊंगा, x1 तो क्या है आई कैप में, और y1 कोऑर्डिनेट क्या है जे कैप में। तो पोजीशन वेक्टर को तुम डायरेक्ट, यदि दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो x1 आई कैप, y1 जे कैप। दूसरा पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना चाहते हो तो वेक्टर को अपन डिफाइन करते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में यदि x डायरेक्शन में देखोगे तो फाइनल तो x1 है, इनिशियल कितना है x में 0, तो माइनस का 0, और x डायरेक्शन में है तो इसको आई कैप से लिखते हैं। ये अभी के लिए समझ लो, आगे वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ही यदि y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में कितना है, यहाँ पे y1, और इनिशियल कितना है 0, तो -0, ये आ जाएगा जे कैप। तो यहाँ से तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ गया। ये मैं इस पोजीशन वेक्टर को RP लिख रहा हूँ, RP। तो ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, हाँ या ना। ये 2 डायरेक्शन में हो गया यहाँ पोजीशन वेक्टर। ऐसे यदि पार्टिकल पॉइंट यहाँ P से चल के Q पे आ जाता है, यही पॉइंट, तो यहाँ पे चल के आ गया तो इसका नया पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये इसका नया पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं लिखूँगा RQ। अब मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट थे वो हो गए x2, y2, तो तुम्हारा जो RQ नया पोजीशन वेक्टर वो कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है x2, इनिशियल तो 0 है,
तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप यही होगा। अरे हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब यहाँ से आगे समझते हैं। देखो यहाँ पोजीशन में चेंज कैसे निकालोगे। यदि चेंज इन पोजीशन निकालना है तो पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन कौन सा है, ये होगा चेंज इन पोजीशन, क्योंकि वो पी से चल के क्यू पर जा रहा है तो ये डायरेक्शन होगा, फाइनली की तरफ एरो का डायरेक्शन होगा। तो ये है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से। और डेल्टा आर क्या होता है यहाँ पे पोजीशन में चेंज। तो पहले पोजीशन में चेंज क्या आएगा, आर क्यू। फाइनल पोजीशन क्या है, आर क्यू माइनस इनिशियल आर पी। तो तुम यहाँ से ध्यान से इसको लिखोगे आर क्यू माइनस आर पी, तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, हाँ कि ना, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, हाँ कि ना। ये चीज़ समझ में आई। ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन, और इसी चेंज इन पोजीशन को तुम आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेकिन वापस भी पढ़ेंगे। चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये वेक्टर के पढ़ने के बाद में इजी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये सब जब भी ये सिंबल आ जाए ये बताता है हमेशा चेंज। और जब भी तुम्हें चेंज निकालना हो तो वो हमेशा तुम्हें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये ध्यान रखना है, हमेशा चेंज जब आता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही आता है, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता। ओके। और यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, एक्स में चेंज आएगा x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल। मैं डेल वाई लिखता हूँ तो इसका मतलब डेल्टा वाई लिख रहा हूँ तो y2 माइनस y1 या y फाइनल माइनस y इनिशियल। ठीक है। अब तुम कुछ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इनिशियल में था, देखो यहाँ पे रेस्ट में दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट है t=0 पे भी x=0 पे, कुछ टाइम बाद में देख रहे हो t=t पे, तो अभी पार्टिकल रेस्ट में। इसका मतलब है कि पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि रेस्ट है। मोशन पार्टिकल t=0 पे x=0 पे था, t=t पे पार्टिकल x पे आ गया, उसकी पोजीशन ये हो गई, तो इसका मतलब ये मोशन में है। आगे हम देख रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया था आगे पहले डिफाइन करने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता, एक ऐसी तुम बोल सकते हो सिस्टम होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक टाइप से ऑब्जर्वर होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम कोई किसी पार्टिकल की लोकेशन, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह डिफाइन करते हैं, तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं होता ये तुम पढ़ सकते हो तुम्हारे लिए। एक देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख रखा है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड आल्सो मोशन एट द सेम टाइम। तो इसका ये एग्जाम्पल देख लो, वेदर ए ऑब्जेक्ट इज रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कुल मिला के जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इस रूम के अंदर कोई भी बैठा है तो यहाँ पे उसको मैं रेस्ट में दिखाई दूंगा, लेकिन तुम यदि बाहर देखोगे, अर्थ के बाहर जाके देखोगे तो मैं भी एक मोशन में रहूँगा, तो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में भी और मोशन में, दोनों एग्जाम्पल है। फिर 1D मोशन, ये हमने पढ़ लिया कि कोई भी पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पे, तो वो भी बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, अब मतलब एकदम ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वापस नीचे की तरफ आएगी। तो इस टाइप की मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। 2D मोशन में जैसे क्रिकेट की बॉल का ये पाथ हो गया तो दो डायरेक्शन में, क्योंकि वाई में भी देखो इतना ऊपर गया, एक्स में भी आगे की तरफ जा रहा है, तो दोनों टाइप की मोशन हो गई। ये सर्कुलर मोशन हो गई, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। 3D मोशन के अंदर मतलब कोई स्पेस में, जैसे तुम मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं एक पार्टिकुलर से फेंक रहा हूँ 3D स्पेस में कहीं पे भी,
मतलब उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ रहा, तो उस टाइप की मोशन को 3D मोशन बोलते हैं। ये हमारे अभी नहीं पढ़ रहे हैं ये सब। तो मैं ये समझ, यहाँ पे किसी को ये देखना हो, किसी को पढ़ना हो तो ये समझ सकते हो, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन काम की चीज़ है उस पर चलते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन करना सीख लिया कि पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो अगले बात आता है डिस्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल इसी में से समझते हैं कि थोड़ा सा इजी रहेगा। कि यहाँ पे तुम्हारे को यहाँ पिक्चर बनी हुई है, तुम ध्यान से देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक मैन खड़ा है, इस यहाँ पे एक ट्री है, एक ये ट्री है और ये उसका घर है। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले पॉइंट सी पे जाता है, यहाँ से बी पे जाकर फिर 4 मीटर इधर जाता है और 5 मीटर इधर आता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले चलना किया पॉइंट ए से स्टार्ट, पहले बी पे गया, फिर सी पे गया और फिर ए पे आ गया। तो इसका मतलब यदि वो घर जाएगा तो उसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर वो घर से दूसरे ट्री की तरफ चला, 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर सी से वापस ए की तरफ आया तो ये 5 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब यदि मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्टेंस को यहाँ से हो जाएगा, डिस्टेंस निकालनी होगी तो डिस्टेंस कितनी होगी 3 + 4 + 5, तो टोटल कितना चला, यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कैसे जैसे करके तुम्हें उस जितना पाथ वो चला है उसकी लेंथ निकालनी है। यदि तुम्हारे पास में उस पाथ की लेंथ आ जाएगी वही डिस्टेंस होगी। अब वो उसका एक डिस्टेंस निकालने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें अलग अलग जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। जुगाड़ का मतलब ऐसे एक तरीके से ट्रिक भी समझ सकते हो, एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है हर के लिए। डायग्राम होगा तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट होगा, किसी के लिए फॉर्मूले से आंसर आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो कभी बार गिवन होगा तो वैसे ही निकालेंगे। तो ये हो गई यहाँ पे 12 मीटर आंसर। अब आगे डिस्टेंस देखो। अब देखो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ एक तो इसने ये एक पाथ फॉलो किया है, एक ये वाला पाथ फॉलो किया है, एक डायरेक्ट पाथ फॉलो किया है। तो यहाँ पे तुम तीनों जहाँ पॉइंट ए से बी की तरफ ही रहा है, लेकिन तीनों में अलग अलग पाथ फॉलो किया। इसमें कुछ अलग चला होगा, इसमें कुछ अलग चला होगा, इसमें कुछ अलग चला होगा। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग चला है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस है वो भी अलग अलग आएगा, एक सेम लोकेशन पे जा रहे हो फिर भी। अब डिस्टेंस आया तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा और इतना पता है कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस पे यदि ऑब्जेक्ट मूविंग है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसके लिए डिस्टेंस हमेशा 0 आएगा। डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव, और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी डिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे कुछ स्केलर होती है क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होती है उसकी मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में बाकी ये डायमेंशनल हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, अब आ गया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और दूसरा वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करता है। देखो ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। तो पहली चीज़ इनके पास में दो है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड।
दोनों चीज़ें। अब यदि डायरेक्शन चेंज होगी तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो दोनों यदि चेंज हो रही है तो दोनों तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, मीटर में मेजर करते हैं। और एक इसके लिए भी देखो, यदि डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि डिस्प्लेसमेंट में तुम बोल सकते हो कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। लेकिन रेस्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो ही रहेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में चेंज कुछ होगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, हो नहीं सकता है, होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो एक तो ये वाला पाथ फॉलो करता है और एक डायरेक्ट ये वाला सेकंड वाला पाथ फॉलो करता है। तो मैं निकालना चाहूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेकंड के लिए, पहले इधर 5 सेकंड के लिए बता रहा हूँ। पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड। 5 सेकंड में तुम देखोगे तो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि इस डायरेक्ट और फर्स्ट वाले के लिए देखो, फर्स्ट वाले के लिए तुम देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए ए से बी की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट से तुम समझ क्या रहे हो अभी? मैं यदि यहाँ पे लिखता चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताओ क्या होता है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं कि चेंज इन पोजीशन, वो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कुल मिला के हमारे पास में जो था यहाँ पे पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ पाथ सेकंड। तो यदि पाथ फर्स्ट को देखोगे तो उसने जो डिस्टेंस निकालोगे तो ये पूरी पाथ की लेंथ ऐड करनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट उसके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की डिस्टेंस है। तो पाथ फर्स्ट के लिए देखोगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस तो ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे, लेकिन सेकंड वाले पाथ में ऑब्जेक्ट है वो इसी पाथ को फॉलो कर रहा है। दो पार्टिकल थे यहाँ पे M1 M2, तो सेकंड वाला पार्टिकल था वो इस पाथ को फॉलो किया, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गया। इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस होता है वो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आएगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। रेशियो पूछे तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मोड लगाना ज़रूरी है। मैं यदि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे यदि मोड नहीं लगाता हूँ तो वो रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, तुम देख सकते हो कि ये वाली चीज़। अब देखो ऑब्जेक्ट पहले इधर गया फिर इधर गया, सी पर गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यदि कोई पार्टिकल पहले ए से बी तक जाता है फिर बी से सी तक जाता है तो उसका यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट को फाइनल पोजीशन को मिला दो
वही लेंथ, ये वाली लेंथ होगी, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो 5 मीटर है। तो पार्टिकल ऐसे बी तक गया, फिर सी तक गया, यहाँ पे रुक गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली लेंथ। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा पाथ फर्स्ट सेकंड ऐसे दे रखा है, तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है। ये हम सब ने कर लिया, थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना भी था हमने कर लिया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ लिया ये सब। अब हम आते हैं क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए वन और पॉइंट बी यहाँ पे दे रखा है, रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन दे रखा है। इनिशियल पहले ना फाइंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यदि आर ए निकाल रहे हो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालना है, फर्स्ट का आंसर है। तो मैंने बताया था कि ओरिजिन दे रखा है तो 0,0,0 से निकालना है। तो ए कोऑर्डिनेट है 0,0,0 जो कि ओरिजिन है, पॉइंट ए दे रखा है तो मैं 1,-1,0 तो डायरेक्ट आ जाएगा पोजीशन में। x2 माइनस x1 तो यहाँ पे 1 - 0 आई के। अब ऐसे ही y2 माइनस y1 0 आ जाएगा जे के। अब प्लस z2 माइनस z1 के। तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप और ये आ जाएगा माइनस का जे कैप, ये आर ए वेक्टर है। तो सिंपली तुम्हें यहाँ पे आई कैप जे कैप लगाना, आंसर आ जाएगा। सेकंड फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे इस वाली चीज़ को देखो, ये आ जाएगा आर बी, वो आ जाएगा 5 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन आर बी माइनस आर ए। इसमें तुम निकालोगे आर बी माइनस आर ए करोगे, देखो 5 आई के और माइनस जे के माइनस आई के, तो आ जाएगा 4 आई के, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 4 जे के माइनस का 2 और यहाँ पे तो 0 के है, तो ये माइनस का 2 के आ जाएगा, तो ये डेल्टा आर आ जाएगा। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ निकालनी है तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड पूछा। मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, आई कैप का जो यहाँ पे मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीप्लायर का स्क्वायर प्लस के कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 जो कि आ जाएगा 6 मीटर। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स अलोंग द एक्सिस अप टू द पॉइंट 20 मीटर और देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन। पहले 20 मीटर जाता है, फिर एक्स एक्सिस में, और फिर वापस रिटर्न टू द अलोंग द सेम पाथ लाइन टू द -220। यहाँ पे आ जाएगा, पहले गया इस पे 20,0 और फिर आ गया यहाँ पे -20,0 ओरिजिन से चलकर। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस निकालोगे तो पहले +20 से इधर चला, फिर वापस 20 आया, फिर वापस इधर भी 20 गया, तो 20 + 20 + 20 तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ये तो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में -20 पर, इनिशियल में था 0 पे, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आई के हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20 आई के, मतलब -x डायरेक्शन में एक गया हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ए कार मूव्स ओ डी अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी, हाँ कि ना, और डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस के लिए तो पहले 8 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर ये 4 किलोमीटर चला, फिर ये 1 किलोमीटर चला, तो यहाँ से हो जाएगा 17 किलोमीटर। और यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मेरे को ये इसकी लेंथ चाहिए, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी लेंथ निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी कि यहाँ से एंगल 90 डिग्री में लगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये टोटल है वो कितनी है, टोटल 4 किलोमीटर, ये कितनी है
1 किलोमीटर है। टोटल 4 है, इसमें से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट की तो ये 3 किलोमीटर बची, तो इसका मतलब ये 3 किलोमीटर है। और ये देखो टोटल यहाँ ओ से ए तक कितनी है, 8 किलोमीटर है। तो देखो सी भी कितनी है, 4 किलोमीटर, मतलब ये वाली 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये भी 4 किलोमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो √25, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसे कुछ दे रखा है, ये 0 है, ये यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 4 मीटर दे रखा है, ये 6 मीटर दे रखा है, और फिर पार्टिकल चल रहा है, ऐसे चल रहा है 2 4 6। पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, t=0 पे O पे था और t पे 6 पे पहुँच गया। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना, तो दोनों सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, वो हो जाएगा 6 मीटर। अब इसमें देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ पे दे रखा होगा, तो कैसे निकालेंगे यार। देखो सर्कुलर पाथ पे कुछ स्पेशल केस है, वो ध्यान रखने। यदि पार्टिकल देखो ए से स्टार्ट किया है, पार्टिकल ए से स्टार्ट किया है और वो होके बी पे गया है, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री रोटेट हुआ है, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो ये तो डिस्टेंस आएगा, ये पाथ चला है, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये वाली लेंथ आएगी, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब निकालेंगे कैसे, यदि तुम ध्यान से देखोगे तो यदि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि टोटल यदि वो घूमता पूरा कंप्लीट एक सर्कल, तो मैं ऐसे बोल सकता था कि यदि वो 2πr एक राउंड कंप्लीट करता, या ऐसे बोलो यदि वो 360 डिग्री घूमता तो कितना पेरिफेरी कवर करता, 2πr। लेकिन वो तो 90 डिग्री घुमाया, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना करेगा, 360 का डिवाइड कर दो, 2πr डिवाइड बाई 360। तो यदि थीटा एंगल घूमता है तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 360 को क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2πr, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और 360 को लिख सकते हो 2π, रेडियन की फॉर्म लिखे, तो यहाँ पे ये भी रेडियन में रखना है, ध्यान रखना। या 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r थीटा आ जाएगा, और इसमें ये थीटा है वो रेडियन में रखना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो तुम्हारे पास में सिंपली यदि एंगल दे रखा है तो r थीटा से डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमारे वाले केस में कितना रेडियन घुमा है, 90 डिग्री, तो इसको रेडियन में करोगे तो π/2, तो जो तुम्हारी डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी डायरेक्ट r थीटा। तो तुम्हें याद रखना, यही तुम्हें को याद रखना है डिस्टेंस के लिए, r थीटा। तो r थीटा हो जाएगा, r तो r है और π/2, r π/2, सिंपल, यही फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो एक ट्राइंगल बन गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये भी r के इक्वल है, यहाँ पे ये भी r के इक्वल है, ये भी r के इक्वल है, तो ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे r, ये भी r है, ये भी r है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो जो तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा रूट में r² प्लस r², या तुम बोल सकते हो r√2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब सिंपल, यदि वो 180 डिग्री घूमता है और 180 को तुम पाई रेडियन लिखते हो, तो तुम्हारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी r थीटा, और यह हो जाएगा πr, ये πr। और डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ है, तो ये r और r2r हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन किसी एंगल घूमता है, थीटा एंगल घूमता है, तो कैसे निकालोगे थीटा एंगल में, देखो अब ये कैसे निकालोगे। तो थीटा एंगल निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पे इसको वापस बना रहा हूँ, ऐसे ये थीटा एंगल घुमा है, तो यहाँ से अब मेरे को निकालना। अब देखो इस थीटा एंगल घुमा, तो ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस तो सीधा ही आ जाएगा, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट तुम निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ए से बी तक गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो रेडियस है, ये भी रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे या एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये सामने वाले को दो भागों पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये भी आर है, ये भी आर है, ये एक्स है, ये भी एक्स है। तो अब इस केस में ये भी θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। तो इसमें देखो मेरे पास में x आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो x बता दे, r देखो नोन है, θ/2 नोन है, तो यहाँ से sin थीटा फॉर्मूला लगाओ। sin θ/2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जो सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी r sin θ/2। और अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है x प्लस x2x, और x की वैल्यू क्या है, r sin θ/2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट 2r sin θ/2। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ लिया, पॉइंट ए से चला इस पाथ के अलोंग और बी पे जाके पहुंच गया। तो तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो सिंपली ये कर लिया था। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, वापस तुम रिवाइज करना चाहो तो। ये थीटा वाला कंसेप्ट है, थीटा वाला हमने कवर कर लिया अभी, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। एक साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है, वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब है 2π रेडियन मूव करता है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट और 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट देखना है कितना होगा पार्टिकल का। तो देखो 10 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन। मतलब यहाँ से ऐसे मानो कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं यहाँ से थोड़ा सर्कल बड़ा बना देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया है t=0 पे। हर 10 सेकंड के अंदर एक चक्कर लेगा, इसका मतलब है कि 1 मिनट के अंदर कितना राउंड कर लेगा, 6 राउंड कर लेगा। तो वो यहाँ पे पहुँचा है। अब देखो 10 सेकंड में वो चल रहा है, 10 सेकंड में कितना चल रहा है, पूरा एक चक्कर। तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ चक्कर चलेगा, हाफ राउंड। ऐसे कर सकते हो पूरा। तुम 10 सेकंड के अंदर पूरा कंप्लीट चक्कर, तो आधे टाइम में मतलब 5 सेकंड के अंदर आधा चक्कर पूरा करेगा, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये वाली लेंथ। और ये मेरे को पता है कि डायमीटर होता है, तो r 2r हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, 2r। और रेडियस दे रही है 1 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन ही स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द ABCD। इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ABCD के अलॉन्ग, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। एक रेगुलर हेक्सागोन की सारी साइड लेंथ इक्वल है, ए के इक्वल है। तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, तुम 2 कॉर्नर छोड़कर आपस में किसी भी साइड को आपस में मिलाते हो। इसको यहाँ से मिलाना तो 2 साइड छोड़ दो, तो इसको इस कॉर्नर से मिला दो, तो इन सब की लेंथ इक्वल होती है। कहने का मतलब यदि ये साइड ए है तो ये भी ए होती है, ये भी ए होती है। अब देखो ये ए है, तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ऐसे ही तुम इस साइड को मिलाओगे यहाँ पे, तो ये भी साइड है, ये भी साइड ए है, तो और ये ए साइड है ही, तो इसका मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60। तो मतलब यहाँ पे टोटल एंगल कितना बना रहा है, 120। इसका मतलब ये सारे एंगल है 120 होते हैं, सारे के सारे एंगल 120 होते हैं। और ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, समझ में आ गई। और ये 2 कॉर्नर को छोड़कर आपस में मिलाते हो तो इनकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, ए और ए 2a हो जाती है। जैसे AD है वो 2a के इक्वल होगी यहाँ पे। तो ए से डी तक जा रहा है पॉइंट, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a हो जाएगा। इसके अलावा इसकी डिस्टेंस पूछे तो ए हो जाएगा 3a। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, वो भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। जैसे एक कॉर्नर को छोड़ के तुम मिलाते हो तो इसकी जो लेंथ होती है वो √3a होती है, ये याद रखना। यदि ये साइड ए है, ये रेगुलर हेक्सागोन के लिए।
तो ये इतने ही उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है तो तुम्हें याद रखनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना तुम। ये सिंपल है जो अभी मैंने बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग है, तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो ये है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब ऑब्जेक्ट का जो क्यूब का जो मेन डायगोनल होता है वो होता है, ये होता है फेस डायगोनल, क्योंकि ये जो सामने फेस दिखाई दे रहा है उसका, जैसे तुम्हारा मोबाइल का या लैपटॉप का जो स्क्रीन है, उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को बीच के सेंटर से मिलाने वाली लाइन, तो वो यही है BC। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे वही वापस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मेरे को तो ये ऐसी चीज, यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। DIS लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, या DISP लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए देखो A लेंथ, तो वो ये चला साइड लेंथ। अब देखो ये बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी होगी? यदि ये A है, ये A है, तो यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री हो गए, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A² √2A हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, और तुम इसको ध्यान से सोल्व करोगे तो ये साइड लेंथ A और ये √2A, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा √2A² प्लस A² का मतलब हो जाएगा 3A² या √3A। यही तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ पे इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, ये एक पार्टिकल है वो इसके साथ में वेल्ड कर रखा है, मतलब फिक्स्ड है यहाँ पे। अब ये क्या कर रही है, ये रिंग है वो ऐसे रोटेट कर रही है और आगे की तरफ मूव कर रही है, ऐसे रोटेट करती हुई, स्लिप नहीं हो रही सरफेस के ऊपर, यहाँ पे वो ऐसे रोटेट होकर आगे की तरफ जा रही है, ऐसे रोटेट होकर आगे। तो इसका मतलब वो बोल रही है कि उसने कंप्लीट सर्कल नहीं किया। जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टॉप पे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तुम्हें पता है कि ये जब पॉइंट चलकर यहाँ पे यदि सर्कल घूम के वापस यहाँ पे आएगा, तो ये घूम के पहुँचेगा तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये यहाँ पे, तो इसको मिला देंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये निकालना, तो मेरे को ये पता है कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2r, और तुम ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ πr होगी, क्योंकि उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया। ये वाला जब यहाँ तक पहुँचा है इतना, तो ये वाली जो पॉइंट है वो चलकर कुछ नीचे आया होगा तो वो यहाँ पे पहुँचा होगा, तो ये कितना है πr, तो इसका मतलब ये πr। तो इसका जो लेंथ आएगा वो रूट हो जाएगा πr² प्लस 2r², पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यही इसका आंसर है। अब कुछ डायरेक्शन है वो तुम्हें पता रखनी है कैसे। देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया, ये अप डाउन होगी एक, तो ये 3D के अंदर है, 3D में कैसे मानते हैं। यदि ऑब्जेक्ट 2D के अंदर यदि कुछ डायरेक्शन शो कर रखी है तो ईस्ट ये वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक स्पेशल एंगल होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि ड्रॉ द वेक्टर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। यदि ये नॉर्थ, ये यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे रखा है, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये चीज़ इसको ऐसे रीड आउट करते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो दैट विल बी द डायरेक्शन फ्रॉम द ईस्ट टू द नॉर्थ, that angle is 30 degree. So from here you know that the angle 30 degree is not with the north direction, it is the angle with the east direction. Okay, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो 30 डिग्री एंगल विद द ईस्ट डायरेक्शन, जो यहाँ पे दूर की साइड में डायरेक्शन है वहाँ से तुम्हें लेना है, तो ये तुम्हारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए पर्सन मूव्स 30 डिग्री ड्यू वेस्ट, यहाँ पे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, 30 मीटर ड्यू वेस्ट, ये 30 मीटर गया, उसके बाद 20 मीटर साउथ, ये 20 मीटर साउथ, और फिर 20 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये 20 मीटर आ गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। इसको निकालने के लिए मेरे को यदि ये वाली लेंथ पता है, क्या ये पता है 20 मीटर, क्योंकि ये भी 20 मीटर है, ये टोटल 30 मीटर है, टोटल 30 मीटर है, तो 20 मीटर तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये कितना बचेगा, 30 में से 20 जाएगा 10,
तो इसका मतलब इसकी लेंथ डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर या 10√5। यही इसका आंसर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके कि क्या इस तुम्हारा आंसर आता है, तुम्हारा नहीं बनता है। या मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ। 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट और फिर 10 मीटर वर्टिकल। इसका मतलब ऐसे समझो, सामने तुम देख रहे हो, पहले ये चलता है ईस्ट मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर चला, फिर चला वो ईस्ट में, तो यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ चला, फिर ईस्ट में चला और फिर आउट द फंक्शन मतलब ऐसे बाहर की तरफ आया। तो तुम 3D में सोचोगे पहले इस प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा था और उसके बाद में मूव करने के बाद में सीधा ऊपर आ गया, तो मतलब ये पार्टिकल ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ है। तो तुम्हें इसमें निकालना, तो कैसे निकालोगे? देखो 6 और 8 मीटर तो तुम्हें दे रखा, तो ये तुम्हारे पास में ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कैसे? √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट सी से, ये पॉइंट सी है, इससे बाहर की तरफ आया, मतलब मैंने यहाँ पे यदि मैं लिख रहा हूँ तो स्क्रीन के बाहर की साइड है, स्क्रीन के बाहर की साइड है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये उसके लिए एक बेस की तरह वर्क करेगा। इससे वो ऊपर की तरफ आ रहा है कितना? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर है, इसकी तरफ बाहर की तरफ भी 10 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो मैं पॉइंट ओ से उस पॉइंट डी को मिलाऊंगा ना, जो भी पॉइंट डी बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता डायग्राम की 3D में, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर या 10√2 मीटर। ये तो ये इतना हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए हैं, ज्योमेट्री से, सर्कुलर शेप्स हैं और कोई हेक्सागोन शेप्स हैं, डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस, और यहाँ पे कोई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या 3D में भी मैंने सारे हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए। तो आई होप ये तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो, और भी इससे आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें मज़ा भी आएगा। तो स्टे ट्यून अप विद दिस वीडियो और विद माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, and thanks for watching this video. We will meet again in the next lecture. Thanks for now.